DPP2 कहाँ गया, रखे कहाँ? बोलिए जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी, रिजल्ट ऐसे ही हो गया है। 1 नहीं बना। DPP2 का 1 में कह रहा कि वाटर स्टैंड्स टू ए डेप्थ एज बिहाइंड द वर्टिकल फेस ऑफ ए डैम एंड एक्सर्ट ए सर्टेन रिजल्टेंट फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द डैम and a certain torque tending to overturn the dam about O. What is the total torque about O? ऐसा सवाल हम लोग किए नहीं है टॉर्क निकालने का, तो फिर क्या दिक्कत है? लेंथ नहीं दिया है तो कुछ तो दिया होगा, लेंथ का जरूरत नहीं पड़ता होगा है। पर यूनिट पूछ रहा है ना, अब समझे, पर यूनिट पूछ रहा है जी। यहां है कह रहा कि व्हाट इज द टोटल टॉर्क अबाउट ओ पर यूनिट विड्थ ऑफ द डैम, पूछ ही तो रहा है? तो पर यूनिट है तो 1 ले लो। यहां तक पानी भरा हुआ एच हाइट तक, और यहां पर ये है, तो यहां पर अगर हम एक एलिमेंट लेंगे y हाइट पे dy थिकनेस का, सही है ना, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, पहले df निकाल लो, df बराबर रो जी, और ये हाइट कितना है h माइनस वाई, h माइनस वाई, ये तो प्रेशर हुआ। अब प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया dy इंटू 1 क्यों लिए, क्योंकि पर यूनिट विड्थ निकालना है ना, विड्थ 1 है, हो गया। अब df निकल गया तो d टाउ कर लेंगे, d टाउ कितना, df इंटू वाई, क्या df इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से टॉर्क निकाल गए, इंटीग्रेट करो, और क्या है। 4 नंबर में कह रहा है कि टैंक विथ, देखो 4 नंबर बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A tank with a square base area 1 mm square is divided by a vertical partition in the middle. तुम लोग बनाए हो जी, ये तो पढ़े थे तुम लोग, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़े थे ना, सवाल बनाए हो, है नहीं बनाए? नहीं, ये डीपी बना के आए हो, पूरा बनाना चाहिए था ना। ये तो a tank with a square base area इतना is divided by a vertical partition in the middle. If the bottom of the partition has a small hinge on the door of area इतना, the tank is filled with water in one compartment and an acid of density इतना on the other both to a height of 4 meter. Compute the force necessary to keep the door closed. क्या दिक्कत है? कह रहा है सवाल में एक टैंक है जिसका स्क्वायर बेस है, ठीक है, टैंक का बेस कैसा है, स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय ए वर्टिकल पार्टीशन इन द मिडिल, वर्टिकल पार्टीशन कर दिया मिडिल में, और इस स्क्वायर बेस के वर्टिकल में एक पार्टीशन कर दी, यहां पर एकदम यहां पर पार्टीशन है, ऐसा कुछ पार्टीशन कर दिए होंगे, सही है। अब क्या कह रहा है इसमें, द बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज ए स्मॉल हिंज्ड डोर ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज ए स्मॉल हिंज्ड डोर ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्टीशन के बॉटम पे क्या है, हिंज है स्मॉल, यहां पर हिंज डोर है इसके पार्टीशन पे, बॉटम के पार्टीशन पे क्या है, हिंज डोर है, माने डोर एक गेट है जिसमें हिंज किया हुआ, ऐसे खुल सकता है ऐसे, ठीक है ना। उसका एरिया दिया हुआ है डोर का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोड़ो, हम ऐसा बना लेते हैं, एक डोर होगा, ऐसा एक डोर होगा यहां पर हिंज किया हुआ, जिसका एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना। द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर इन वन कंपार्टमेंट, एक साइड में पानी भर दिए हैं, यहां हिंज किया हुआ का डोर है, सपोज करिए ऐसा कुछ एक डोर लगा दिए हैं बीच में, इधर क्या है, वाटर है,
इधर क्या है, इधर वायल है, नहीं इधर कोई वायल है, तो दोनों तरफ से अब टॉर्क अलग अलग लगेगा, यही करना था। जैसे सपोज करो इसी को अलग से तुम देखो, समझो ऐसा कुछ है, एरिया हमको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको बाद में यूज कर लेंगे। ऐसा गेट है जो हिंज है एक तरफ से, माने कहां पे हिंज है, जैसे ये गेट है ना, यहां हिंज होगा इस तरफ से, ऐसे है, क्या है, बॉटम पे हिंज है, नहीं नहीं पूरा पार्टीशन थोड़ी ना हिंज है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर इन वन कंपार्टमेंट, सॉरी कह रहा है कि पार्टीशन इन द मिडिल ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज ए स्मॉल हिंज डोर, द बॉटम ऑफ पार्टीशन हैज ए स्मॉल हिंज डोर ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल हिंज डोर है बॉटम पे, माने बॉटम पे ही हिंज है, लेकिन वो जो पूरे में डोर नहीं है, बॉटम पे डोर है। खैर उसी डोर की हम बात कर रहे हैं। तो जो बॉटम पे डोर होगा वो ऐसे हिंज होगा ना, जैसे ये पार्टीशन है तो ऐसे हिंज होगा। यहां पर इधर से कोई धक्का दे रहा है, इधर से धक्का देगा तो ऐसे घूमना चाहेगा, और इधर से धक्का देगा तो इधर घूमना चाहेगा। मतलब ये है, हम इसको ऐसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये गेट होता है ना, गेट है एक ऐसा, अभी जो हम सवाल, यहां पर हिंज होगा, सब ऐसे कब्जा लगा हुआ है, ऐसे कब्जा लगा हुआ, ये हिंज है ऐसे, माने एक साइड उसका क्या है, हिंज है डोर का। ये ना डोर हिंज ऐसी ना होता है, वो करने का मतलब है। तो खैर अब ये एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम अब इसको देख रहे हैं, ऐसे हिंज है अंदर में हिंज है ये, और हमको ये दिख रहा है केवल सामने से, ठीक है ना। तो इस पर इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा। तो इधर से अगर हम बात करें तो जो इधर से फोर्स लगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। अच्छा, इसका विड्थ क्या है, इसका पूरा एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बात समझ रहे हैं, ये है। अब क्या है कि बॉटम पे अगर हम लोग बात करें तो कितना फोर्स लगाएं कि ये जो है ये हो जाए, और इसका बेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर बेस है तो इसका साइड निकल गया ना नीचे, ये कितना है। अच्छा, द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर इन वन कंपार्टमेंट एंड एन एसिड इन द अदर, बोथ ऑफ हाइट 4 मीटर। ये ना लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ हमको लग रहा है। हमको लग रहा है क्या कि बॉटम पे हिंज है और पूरे टैंक में होगा, तभी ये सवाल का कोई मतलब है। ऐसे कोई मतलब नहीं हुआ, समझे। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि बॉटम पे क्या किया हुआ है, हिंज, और ऐसा कुछ है ये, समझो, तभी ये हो पाएगा। अदरवाइज लैंग्वेज से पता चल रहा है क्या कि बॉटम पर एक डोर है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। चलिए यहां पर हिंज होगा ये, और 4 मीटर तक पानी इधर भरा हुआ है ना, ऐसा समझो अब। और इधर भी 4 मीटर तक क्या है, ये एसिड है, सॉरी, ये ऐसे लेके बनाते हैं तो बंद हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अरे भाई इधर से भी टॉर्क निकाल लेंगे, इधर से भी टॉर्क निकाल लेंगे। अच्छा, एक तरफ का डेंसिटी ज्यादा है, एक तरफ का डेंसिटी है 1.7, तो यहां पर जो डेंसिटी है वो है 1700 केजी पर मीटर क्यूब, ρ2, और ρ1 है 1000। तो निश्चित रूप से क्या होगा, इधर का फोर्स ज्यादा होगा, इधर का कम होगा, यानी ये ज्यादा इसको धक्का दे रहा होगा। तो इसको बचाने के लिए एक फोर्स लगाएंगे ना टॉप पे, टॉप पे लगाने के लिए कर रहा है, फोर्स कहां, नहीं ये नहीं कर रहा है। द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर इन वन कंपार्टमेंट एंड एसिड इन अदर, कंप्यूट द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज। तो कहां लगाएंगे तो बोल ही नहीं रहा है, नहीं टॉप पे लगाएंगे, माने टॉप पे ही लगा के पूछा होगा, थोड़ा सवाल का इनकम्प्लीट है। तो टॉप पे हम एफ फोर्स लगा दिए, तो इस एफ का टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर इसका टॉर्क कर देंगे, नहीं हो जाएगा। लिखो अब इसी में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या है, कह रहा है क्या कि एक ऐसा कंटेनर क्यूबिकल बॉक्स है,
और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर। ठीक है, सुनो सवाल को, कह रहा है क्वेश्चन में, सुनिए, व्हाट इज द अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स ऑन द कप। ये जो कप है उस पर अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स कितना होगा। अच्छा, यहां पर जो है सब, यहां देखो, ये बॉटम कितना फोर्स इस पर लगा रहा होगा। हम इस पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, इसी ने करते हैं। तो इस पानी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, पानी का फ्री बॉडी डायग्राम, तो बॉटम जो फोर्स लगाएगा एफ बॉटम के द्वारा, तो वही होगा कितना, रो जी एच इंटू एरिया, यही ना, रो जी एच इंटू एरिया। रो है 1000 ना, पानी है लिक्विड रो है, चलिए कोई बात नहीं। तो रो जी एच कर लेते हैं। एरिया कितना, एरिया तो दिया है ना, हाँ एरिया दिया है तुमको, एरिया हम लोग लिख लें यहां पर, इसी को रो जी एच रहने दीजिए। एच भी आपको निकल जाएगा, कितना तक है ये, एच हाइट दिया ही है, ये पूरा हाइट है बी, ये पूरा हाइट है, ये एंगल है अल्फा, और ये हाइट है एच, ये सब दिया हुआ है ना सवाल में। तो अच्छा है, अपने को तो रो जी एच से मतलब था। एरिया अगर कहोगे तो हम लिख देंगे रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है रेडियस इसका, ये रेडियस है, ये बी है, तो बी टेन अल्फा, तो बी टेन अल्फा का स्क्वायर। एफ बॉटम आ गया, एम जी लग रहा होगा इस पर नीचे, और दीवार पे कप जो है इस पानी पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, नहीं, इसका हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, नेट वर्टिकल बचेगा नीचे की तरफ, जो एफ दीवार पे है, एफ वाल पे वर्टिकल फोर्स, तो एफ वाल पे वर्टिकल फोर्स का नेट वैल्यू देखिएगा, अब प्लस एम जी बैलेंस कौन कर रहा है, एफ बॉटम। इस तरह से हम लोग किया कि नहीं किए हैं, रो जी एच पाई बी टेन अल्फा का स्क्वायर, सही है ना, बोलो, हो गया। तो अब एम जी कैसे निकालोगे, एम जी खाली निकाल देते हैं, एम जी बराबर, सुन लीजिए, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर यानी बी टेन अल्फा, बी टेन अल्फा का स्क्वायर इंटू बी, ये पूरे का वॉल्यूम हो गया। अब माइनस में इसका वॉल्यूम कर लेते हैं, ये हाइट कितना है ऊपर वाला, तो माइनस 1/3 पाई बी माइनस एच टेन अल्फा, बी माइनस एच टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू बी माइनस एच, सही है, ये पूरा का पूरा हो गया। ठीक है ना, बोलो, लिख लो। तो इस तरह से एम जी निकल गया, जी कर लो इंटू, सही है, जी निकल गया। अब इसमें देखिए आप एक चीज, बी माइनस एच टेन अल्फा इंटू बी माइनस एच, सही है ना, बी माइनस एच टेन अल्फा होगा ना ये, ठीक है। तो पूरे वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर लिया तो इसका नहीं निकल गया, बोलो, तो डेंसिटी इंटू इस वाले का वॉल्यूम इंटू जी, एम जी निकल गया। ये सब वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए तो क्या निकल जाएगा। अच्छा, पानी पर यही फोर्स नीचे लग रहा है, तो कप पर यही फोर्स ऊपर लगेगा, तो ये ना अपवर्ड फोर्स पूछ रहा है, लिखो। ठीक है, आगे देखो, ये 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ऐसा गेट है, ऐसा गेट है, मतलब इधर वाला क्या है ना, ये एक, ये वाला जो पोर्शन है इसका,
ये क्या है, ये आर्क है, सर्कुलर। क्वार्टर सिलेंडर है, अंदर की तरफ भी है ये, और इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे पूरा में पानी भर दिया, और कह रहा है क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स निकालो। ये क्या रहेगा, कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द गेट ए बी। ये जो गेट ए बी है, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, वर्टिकल फोर्स क्या होगा। रेडियस आर बराबर 3 मीटर है। रेडियस आर कितना है, 3 मीटर, ये दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने का तो तरीका पता ही था अपने को। क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर कितना, अच्छा सेंटर ऑफ मास कितना, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का, ये ऐसा है, ऐसा है ना, ऐसा है। तो सामने क्या दिखेगा, रेक्टेंगल। अरे सामने ये थोड़ी ना टेढ़ा दिखेगा, ये तो पूरा ऐसे दिखेगा ना, रेक्टेंगल दिखेगा जिसका ये और ये दिखेगा। ये क्या है, ये 3 मीटर, ये रेडियस कितना है, और अंदर इसका कुछ विड्थ भी 3 मीटर ही शायद दिया हुआ है, विड्थ भी 3 मीटर है। तो चलिए, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां, इसके ठीक बीच में, यानी ये 3 मीटर है तो 1.5 मीटर पे, और ऊपर कितना था, 10 मीटर है शायद, है ना, ये 10 मीटर है। अरे 10 और ये 3, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर, रो जी एच कितना, 11.5, नहीं 11.5 सेंटीमीटर था क्या, नहीं मीटर है, ठीक है। तो प्रेशर निकल गया, इनटू एरिया 3 × 3, क्या दिक्कत है, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का स्क्वायर बन गया, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकल गई। सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा आंसर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डेंसिटी जो है ये नहीं दिया है, मतलब 1000 नहीं बोला है। तो वाटर का डेंसिटी 981 समथिंग होता है ना, हम 981 लेके चलते हैं, 981 गुने जी को भी 9.8 गुने 11.5 इंटू 9, ऐसे सॉल्व करिए, इतना न्यूटन आएगा। सॉल्व करोगे ना तो करीब करीब आ जाएगा जो आंसर दिया है इसमें। अरे तुम ले लो ना 10 है, 1000 ले लो, हटाओ 1000 लो ना, हटाओ, तब कुछ ज्यादा आ जाएगा, और क्या आंसर थोड़ा कम होगा। सही है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है एक्चुअल में, अरे 1000 तो हम लोग अप्रोक्सीमेट ना लेते हैं कि 1000 ले लिए, 981 समथिंग होता है। 1000 लेके बनाएंगे थोड़ा ज्यादा आंसर आ जाएगा, मैंने एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आंसर, और क्या, क्योंकि आंसर नहीं मिला इसलिए हम ये लिए हैं। 1000 लिए थे पहले हम, कल हम दूसरे बैच में डिस्कस किए, इसलिए हमको यह ध्यान है ये, ठीक है ना, हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, तो देखिए एक तरीका उस दिन जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे आपको कि वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए एक तरीका और है कि जिस पोर्शन पे वर्टिकल फोर्स निकालना है उस पोर्शन पे लिक्विड का वजन कितना पड़ा, वजन ही तो वर्टिकल फोर्स है, बोलो, वजन ही वर्टिकल, क्या 1000 क्या कहां लिया है आंसर, आया देख लेने से ना, 1000 लेने से क्या आंसर आया, 1000 लो, चलो 1000 गुने 10 गुने 11.5 इंटू 9 करो तो कितना आता है, आया कितना आता है, सॉल्व करो ना जी, 11.5 इंटू 9 करो ना केवल, कितना आया है, इतना देर को कैलकुलेशन करने में है, 103.5 पर 4 जीरो तो रखना है, तो 103.5 इंटू 10 टू द पावर 4
जो भी है, आंसर कितना है? कितना आंसर है? वही कहे 1.01 है, 03 नहीं है ना, तो 981 लेने से आ जाएगा। 1000 भी ले ली, कोई बात नहीं है, तो दिया रहेगा सवाल में यार। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वाटर का डेंसिटी लिख देगा वो कि 1000 लेना है कि 981 लेना है कि कितना लेना है, उसके लिए बहुत वरीड होने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा आंसर मिलाने के हिसाब से लिख दिए थे। खैर चलिए, वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए देखो इधर जी, वर्टिकल, उसको बंद करो। वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए क्या करें? वर्टिकल फोर्स, दो बात हुआ, हम बोले थे कि वर्टिकल फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्स बुयांसी के बराबर है। तो अब दिमाग ऐसे याद रखना कि अगर कोई चीज पानी में डूबा हुआ है तब उस पर वर्टिकल फोर्स बुयांसी के बराबर है, नेट वर्टिकल फोर्स बुयांसी के बराबर है। और अगर पानी बर्तन के अंदर है, माने बर्तन जो है या बॉडी जो है पानी के अंदर है, तब तो बुयांसी फोर्स के बराबर हुआ नेट वर्टिकल फोर्स। और पानी अगर बर्तन के अंदर है तो वर्टिकल फोर्स वेट के बराबर हुआ। दो ही बात होगा, या तो बॉडी पानी में डूबेगा या पानी उस बॉडी के अंदर होगा। तो अगर पानी बॉडी के अंदर है तो बॉडी पे वर्टिकल फोर्स उस पानी के वजन के बराबर, और अगर बॉडी पानी के अंदर है तो वर्टिकल फोर्स बुयांसी के बराबर, नेट वर्टिकल फोर्स। ठीक है ना? तो यही काम क्यों ना करें। अच्छा ये बताओ, तो क्या सारा पानी का वजन ले लें? कितना पानी का वजन इसमें पड़ रहा होगा, इस वर्टिकल पोर्शन पे, इस पोर्शन पे, यही पोर्शन है, इस पोर्शन पे कितना पानी का वजन पड़ रहा होगा? अरे भाई, जो यहां से लेके यहां तक का पानी है, यही ना, यही ना वजन पड़ेगा। तो वर्टिकल फोर्स पर लिखेंगे वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अंडर, वेट ऑफ वाटर अंडर ए बी सी डी, है ना, वेट ऑफ वाटर अंडर ए बी सी डी। इसमें किसी को डाउट है? तो वर्टिकल फोर्स हमेशा ऐसे निकालो, कोई दिमाग मत लगाओ। वर्टिकल फोर्स बर्तन के अंदर पानी है, वजन के बराबर। और कितना वजन, क्योंकि इधर का पानी तो इसमें वजन डाल नहीं रहा है, तो जिस पोर्शन पे वर्टिकल फोर्स निकालना है उस पोर्शन के सामने देखो कितना पानी है, यही है। अब वजन कैसे निकालेंगे? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम देखो लिख रहे हैं, ध्यान देना, वॉल्यूम लिख रहे हैं रो इंटू, ये 3 है और अंदर भी 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 10, हाई 10 है ना ये, प्लस इस क्वार्टर सिलेंडर है, ये क्वार्टर सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 3 का स्क्वायर, रेडियस 3 है। अब बाई 4 क्यों? क्वार्टर सिलेंडर है, इंटू 3, क्योंकि अंदर डेप्थ कितना है 3, ये वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ। इंटू जी कर देंगे तो नहीं काम हो जाएगा हमारा। तो वर्टिकल फोर्स निकल गया कि निकल गया? बोलिए, अब याद रहेगा। वर्टिकल फोर्स निकालने में बहुत दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अगर बॉडी पानी में डूबा हुआ है तो नेट वर्टिकल फोर्स बुयांसी के बराबर, पानी या किसी लिक्विड में। और अगर पानी उस बर्तन के बॉडी के अंदर है तो पानी जो उस पोर्शन पे वजन लगाएगा तो उसी के बराबर वर्टिकल फोर्स हो गया। सही है? बस यही चीज है, इसमें बहुत कुछ और नहीं दिमाग करना है ना। हो गया ये। और कोई सवाल इसके बाद क्या था? नौ तो एकदम आसान है। 9 क्या है? 8 तो मान लो अच्छा भी क्वेश्चन है। 8 बता देते हैं क्या है। इतना लोग फोन करता है ना, हमको मत दिमाग खराब रहता है। 8 नंबर सवाल देखो पहले। 8 नंबर में कह रहा है कि द गेट ओ ए सोन इन हिंज्ड एट ओ। सुनो जी, एक गेट है ऐसा, ये बड़ा अच्छा सवाल है ये, माने सब सवाल एक से जुड़ा हुआ है।
इस बार भी जो गेट है ना, ये भी क्या है, वैसा ही है कुछ, क्वार्टर सिलेंडर है ना, और इसको क्वार्टर सिलेंडर बनाया जाए, लगे कि क्वार्टर सिलेंडर है, बोल रहा है ये ठीक है, ये क्वार्टर सिलेंडर है और इसको ओ पे हिंज कर दिए यहां पर, और अंदर में पानी भरा हुआ है, और जब हिंज, जहां भी हिंज बोलेगा वहां पे क्या निकालना होगा, टॉर्क। कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गेट इन अपोजिट गेट इन पोजीशन। अगर फोर्स के बारे में चर्चा नहीं किया है, खाली फिगर में छोटा सा दे दिया है कि यहां फोर्स लग रहा है ना, यहां फोर्स लग रहा है, तो ओबियस है। अब थोड़ा सोचना ध्यान से, टॉर्क हम पढ़ा भी दिए हैं, तब तुम ज्यादा समझ पाओगे इस चीज को। इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा होगा, वर्टिकल फोर्स भी लग रहा होगा, दोनों का टॉर्क भी लग रहा होगा, उस टॉर्क को ये बैलेंस कर दे। तो यहां पर फोर्स नहीं बल्कि क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क। अच्छा, टॉर्क निकालने में समस्या है यहां पर, वही समस्या कि हर जगह लग रहा है, तो एक एलिमेंट पे टॉर्क निकाल के इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से इधर हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं अगर, और इधर एक्स एक्सिस, तो यहां पर हम लोग एक एलिमेंट ले लिए, एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट ले लिए, ये अलग से दिखा रहा है एलिमेंट, मान लो ये एलिमेंट लिए ds, क्योंकि कर्व पे ले रहे हैं ना, तो कर्व के अलोंग ds लिए, तो बहुत छोटा है, तो उस कर्व को करीब करीब क्या मान लिया मैं, स्ट्रेट लाइन, समझिएगा। तो ये ds है, एलिमेंट लिए हम ds, इस dx का ये dy हो गया और ये dx हो गया, सही है ना। फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, किस पे लग रहा है फोर्स, इस एलिमेंट पे। फोर्स हमेशा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कर्व सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे हमेशा किधर लगेगा, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ऐसे लग रहा होगा फोर्स, फोर्स ऐसे लग रहा होगा ना, ठीक है। अब हमको इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो जब DFH करेंगे, ध्यान देना एकदम से, DFH हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्या करेंगे, तो थिकनेस dy लेंगे, सामने वाला थिकनेस लेंगे dy, तो DFH करेंगे, कहां पे है, यहां पे निकालना है, ये y माने हैं और ये x माने हैं, तो ये वाला हाइट कितना हो गया, ये रेडियस 1 मीटर है इसका, तो ये वाला हाइट कितना, 1 माइनस वाई, तो जहां पे फोर्स निकाल रहे हैं वहां का प्रेशर रो जी एच कितना, 1 माइनस वाई डी वाई कितना, सॉरी एरिया कितना, यहां का एरिया, तो एरिया तो ये वाले पोर्शन का लेंगे, तो ये है डी वाई इंटू अंदर 1 है ना, सिलेंडर का लेंथ कितना, 3 है क्या, 3 मीटर, हाँ अंदर 3 मीटर है, ये डी वाई है, तो 3 डी वाई होगा कि नहीं होगा, बोलो 3 डी वाई होगा, किसी को इसमें डाउट है, चलिए। तो डी टाउ निकालते हैं, डी टाउ 1, इसके कारण टॉर्क, इसके कारण टॉर्क निकाल रहे हैं, कितना, रो जी, एक बार लिख ले, डी एफ एच इंटू वाई, चूंकि यहां पर लग रहा होगा ये डी एफ एच, यही लग रहा है ना डी एफ एच इंटू वाई, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना आ गया ये, रो जी 1 माइनस वाई 3 डी वाई इंटू वाई, तो टाउ 1 जब करेंगे तो रो जी 3 को बाहर करो, 1 माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, कहां से कहां तक वाई जाएगा, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा था उसके वजह से टॉर्क आ गया, कर्व सरफेस पे टॉर्क निकाल रहे हैं, हम ऐसे कोई सवाल किए नहीं थे, यहां कर्व हो या स्ट्रेट सरफेस हो क्या फर्क पड़ रहा है, काम वही कर रहे हैं, एरिया वैसे ही ले रहे हैं, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, तो टॉर्क लेने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ा।
टॉर्क निकालने के लिए तो ऐसे भी इंटीग्रेट करना पड़ रहा था। अगर केवल फोर्स निकालना होता तो सीधे नहीं कर देते, सेंटर ऑफ मास पर का प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। टॉर्क हम लोग कर्व सरफेस पे निकाल रहे हैं। अब देखिए τ1 हो गया फॉर वर्टिकल फोर्स, फॉर वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए क्या काम करेंगे? अब चक्कर यह है कि अगर इस मेथड से बनाते हैं तो रो जी 1 माइनस वाई तक तो ठीक है प्रेशर, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा 3dx। अब जो वर्टिकल फोर्स लगाएंगे तो ये एरिया लेंगे ना, तो dx इंटू 3, तो y और x दोनों में फंक्शन आ जाएगा। फिर x y को एक फंक्शन में लाने के लिए क्या हमारे पास तरीका है? हमारे पास तरीका है वैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, रेडियस के बराबर। ऐसे करके लेंदी हो जाएगा बहुत, है ना, अगर हम इस मेथड से वर्टिकल फोर्स निकालेंगे तो। लेकिन हमारे पास दूसरा मेथड है कि वर्टिकल फोर्स हमेशा वेट के बराबर होता है, नहीं, और वर्टिकल फोर्स वेट के बराबर होता है, और वेट जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास करता है। तो दो फायदा हुआ, वर्टिकल फोर्स कहां से पास कर रहा है ये डायरेक्ट निकल गया, जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स में नहीं पता चल रहा था। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो हर जगह लग रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वर्टिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वो कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से। तो उसका डायरेक्टली लाइन ऑफ एक्शन पता है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन पता है फोर्स का, तो टॉर्क निकालना आसान हो गया ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलिए, अब कहोगे इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? अब ये बताओ जल्दी, क्वार्टर सर्कल का क्वार्टर डिस्क है ना एक तरह से, ये सामने से क्या दिख रहा है? डिस्क। तो जहां डिस्क का सेंटर ऑफ मास वहीं क्वार्टर सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास। बोलो बोलो जल्दी बोलो, कहां होगा? क्वार्टर डिस्क हम बना दे रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? बस हो गया, भूल गया, गधा कहीं का। तक ये भी 4r/3 पाई और ये भी 4r/3 पाई होता है। 4r/3 पाई, ये जो सेंटर है इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों कितना दूरी होता है? 4r/3 पाई क्वार्टर डिस्क का, क्वार्टर डिस्क का। यानी इसका भी सेंटर ऑफ मास कुछ कहां पे होगा? जैसे मान लो इसी पे बात करें तो यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास है, समझ गए? ये दूरी कितना है जी? 4r/3 पाई, और यहीं पे लग रहा है F वर्टिकल। सही है? तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट τ2 कर लेते हैं, टॉर्क 2, ठीक है। mg इंटू परपेंडिकुलर, एफ भी कितना है? ये एफ भी कितना के बराबर है? ये इसको ऐसे कर लो जो लगे कि एफ वी जो है वो mg के बराबर है। ये जो फोर्स लग रहा है एफ वी वो कितना के बराबर है? तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना हुआ? अरे यहां करो चाहे यहां करो, यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कितना? 4r/3 पाई। अब mg निकालो इसका, डेंसिटी, एरिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना? पाई, रेडियस क्या है इसका? 1 है ना, पाई 1 का स्क्वायर इंटू 3/4, क्वार्टर सर्कल है तो वॉल्यूम कितना? पाई r स्क्वायर इंटू h/3 इंटू जी इंटू 4r। r कितना? r1 है ना, 4 इंटू 1/3 पाई। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, नहीं कट गया, सब तो कट गया, बचा क्या? रो जी, बस रो जी पर। अच्छा है, तो ये तुमको आ गया, ये तुमको आ गया τ2 बराबर रो जी। और इसको भी सॉल्व करोगे ना तो कर ही देते हैं, 3 रो जी इंटू
3 rho g इंटू वाई, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यू बाई 3, 0 से 1 है ना। हाँ 0 से 1, 0 से 1 करो ना यार, ये भी लिख लो, 0 से 1, सही है। तो 1/2 माइनस 1/3, 1/6, 1/6 और ये 3 से कट के 2, तो ये फाइनल क्या आएगा पता है, रो जी बाई 2। तो टॉर्क 1 टॉर्क 2, अब ये दोनों टॉर्क जो अंदर का है अगर सेम सेंस में लग रहा होगा तो जोड़ देंगे, अपोजिट सेंस में लग रहा होगा घटा देंगे। करना क्या है, ये कैसे घुमा रहा है, एम जी इधर लग रहा है, आर इधर लग रहा है, आर इधर, एम जी इधर, आर क्रॉस एफ इधर, कैसे क्लॉकवाइज। और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लग रहा है और आर वेक्टर इधर और एम जी इधर, तो आर क्रॉस एफ ये भी क्लॉकवाइज। चेक करो ना, ऐसे देखो, ये आर वेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आर क्रॉस एफ इधर ही होगा ना। तो दोनों, ये आर और ये एफ, ये भी आर क्रॉस एफ इधर, और इसका भी फोर्स और ये आर क्रॉस एफ इसका भी, दोनों क्लॉकवाइज में लग रहा है। तो जब दोनों क्लॉकवाइज में लग रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे एक ही सेंस में, यानी ये भी है क्लॉकवाइज और ये भी है क्लॉकवाइज। तो हम अब ऐसे लिखते हैं, यानी अंदर से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो टोटल टॉर्क था, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो टोटल टॉर्क था वो था टाउ 1 प्लस टाउ 2, और इसको बैलेंस कौन करेगा, ये एफ। तो एफ यहां लग रहा है और हिंज यहां पे है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हुआ ना 1 मीटर, बराबर एफ इंटू 1, नहीं हो गया। तो रो जी बाई 2 प्लस रो जी बराबर एफ, यानी एफ बराबर 3 रो जी बाई 2। देखो आंसर, फोर्स निकल गया। तो हम लोग यहां से क्या क्या सीखे इस डीपीपी में, कि वर्टिकल फोर्स कैसे लगाते हैं, वर्टिकल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन फिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन फिक्स नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट पे टॉर्क निकाल के इंटीग्रेट करेंगे, है ना। ये सारा चीज ध्यान रखना होगा। कितना आंसर है देखो, हाँ तो आ जाएगा, और क्या 14,000 15,000 नहीं आ जाएगा जी। 3 गुने 1,000 गुने 10/2, हाथ तो गया 5 बार कट गया, तो 15,000 नहीं आ गया। हम लोग एग्जैक्ट न कर रहे हैं, हम लोग वो एग्जैक्ट थोड़े निकाल रहे हैं। हम लोग तो जी को 10 ले लिए हैं, रो को 1,000 ले लिए हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा ही। 14,700 कुछ है नहीं, हाँ वही 14,700 ही आएगा। अगर एग्जैक्ट डेटा पुट करेंगे ना तो 14,700 ही आएगा। एक्चुअली सवाल कहां से उठाता है ना, इस पर डिपेंड करता है। जैसे जो ये सवाल जहां से उठा होगा वो इंजीनियरिंग कॉलेज के में जो बुक चलता है उससे उठा होगा, फ्लूइड का। तो जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में ही फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़िएगा तो वहां एकदम एग्जैक्ट डेटा यूज करना होगा, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर अलाउड रहता है। इस स्टैंडर्ड तक कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, जैसे 12th तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो इसीलिए डेटा थोड़ा अप्रोक्स ऐसा दे देता है कि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, है ना। लेकिन जैसे ही इसके बाद जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो वहां कैलकुलेटर अलाउड है, तो हर चीज का डेटा एकदम एक्चुअल डेटा रहता है। अगर एंगल 28 डिग्री होता है 28 डिग्री रहेगा। हम लोग यहां क्या करेंगे, 28 रहेगा तो उसको अप्रोक्सीमेट 30 लेके बना देंगे, वहां अप्रोक्सीमेट नहीं चलेगा। तो ये सवाल उठा होगा वहीं से जहां पर कि कैलकुलेटर अलाउड रहता है, इसलिए आंसर में उसके हिसाब से आ गया। 9 नंबर एकदम आसान सवाल है ये। 9 नंबर, इसमें सरफेस टेंशन है क्या? ओ इसीलिए पूछता है सब, ठीक समझ गया। ये भी मत करो तब, इसमें एक फोर्स और आ गया है सरफेस टेंशन का। हम लोग जो आइडियल फ्लूइड की बात अभी कर रहे हैं, तो आइडियल फ्लूइड में ना सरफेस टेंशन है, ना विस्कोसिटी है, इनकॉम्प्रेसिबल है, सब है। ये मान के चल रहे हैं। 10 नंबर बन गया, ठीक।
ठीक है, DPP 5 2 levels of ये वाला figure shows a stream of water emerging from a bucket neck down in its fall. The indicate cross sectional area itna and itna. The two levels are separated by a vertical height h by itna. What is the volume of the flow rate from the tap? इसमें रखे क्या? अरे फ्लो रेट एरिया इंटू वेलोसिटी होता है. अब तुमको पता है, जैसे मिटा दें, फ्लो रेट जो है वो एरिया इंटू वेलोसिटी है. ये बात हम किए भी है इस तरह का कि नीचे आने से एरिया घटेगा. नैरो होता जा रहा है तो A1 इंटू वहां का वेलोसिटी, A इंटू वहां का वेलोसिटी, अब दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होगा? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH. ये नहीं होगा, इस नीचे गया तो हम तो बोले हैं कि पानी वही रूल फॉलो कर रहा है जो बॉल फॉलो करता है. तो दो रिलेशन हो गए, नहीं कर लोगे? देखो जी, ये यहां से नल से पानी चला और ये पानी आते आते पतला हो गया ही ना, पतला होता जा रहा है. तो यहां ज्यादा मोटा था, यहां उसके तुलना में पतला है, ये हाइट एच है. यहां का वेलोसिटी मान लो v1 है, यहां का वेलोसिटी मान लो v2 है. तो और ये हाइट एच है, तो v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस 2gh. एक तो ये इक्वेशन हो गया, और एक हो गया a0 इंटू v1 बराबर a इंटू v2. अब दोनों एरिया दिया हुआ है, दोनों एरिया दिया हुआ, तो v1 v2 में एक रिलेशन यहां, अब v1 v2 में एक रिलेशन यहां, तब v1 v2 निकल गया. तो जब v1 v2 निकल गया तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो गया? कहीं का भी एरिया इंटू वेलोसिटी. अगर a0 लेंगे तो v1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर a लेंगे तो v2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये a0 एरिया है यहां पर, यहां a एरिया है. क्या था इसमें नया? के सब पढ़े हुए हो, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा. अब इसमें मैथमेटिक्स आपसे ना हो अलग बात है. जैसे इसमें एक सवाल होगा, हर तरह का होगा सवाल, ठीक है ना, काफी क्वेश्चन है. एक बार बनाओ तो हम इसमें बात करेंगे. एक बार बन तो जाए. कह रहा है कि टैंक 6 नंबर जैसे है, कह रहा है कि कितने देर में खाली होगा, ये नहीं पूछ रहा होगा कि एक्सप्रेशन पूछ रहा है. टैंक इतना फिल्ड विथ इतना स्मॉल और फिश इतना प्रेजेंट एट मोमेंट हाइट इतना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड, एज्यूम दैट द वेलोसिटी. अच्छा होता एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. पहले ये बनाओ ना. हाँ चलिए ठीक. अब हम लोग आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी. ठीक है ना. इलास्टिसिटी माने इसी डीपीपी में, इसी पैकेज में उसका दिया हुआ है, बट ये थोड़ा अलग है. फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हुआ, ये हम शुरू कर रहे हैं इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या है? व्हाट इज इलास्टिसिटी? जैसे अगर हम यहां पे खड़े हैं तो किस फोर्स के मेहरबानी से खड़े हैं? नॉर्मल फोर्स के मेहरबानी से, mg की मेहरबानी से. हवा में खड़ा को दिखाओ ना, mg तो हर जगह लग रहा है. नॉर्मल फोर्स के मेहरबानी से खड़े हैं. तो ये नॉर्मल फोर्स क्यों लगा? हमारे ऊपर जो ये नॉर्मल फोर्स लगा वो क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि अगर हम एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे जैसे अभी कुछ नहीं था तो एकदम ये मजे में है, इसका हर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है. अब जैसे इसके ऊपर कुछ रखेंगे सरफेस ऐसा हो जाएगा, थोड़ा तो दबेगा. ऐसा दुनिया में परफेक्टली रिजिड कोई सरफेस है ही नहीं. नो सरफेस इज परफेक्टली रिजिड. हम यूज करने के लिए बोल देते हैं कि रिजिड सरफेस है. तो दब गया. दबने से क्या हुआ कि इसका हर एक पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया, हर एक पार्टिकल.
तो जब हर एक पार्टिकल डिस्टर्ब होगा तो कोई डिस्टर्ब रहना चाहता नहीं है, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। जब भी पार्टिकल डिस्टर्ब होगा तो उसके अंदर अपने आप एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और उसको वापस से बैलेंस कर देगा। ठीक है ना? ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मतलब ये हुआ, फिर से सुनो, अगर कोई बॉडी को हम डिस्टर्ब करते हैं, किसी बॉडी के सरफेस पर कोई वजन रख के, लोड लगा के, जैसे भी डिस्टर्ब कर दिए, तो उसका पार्टिकल सब क्या होगा? अपने इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस हो जाएगा, सबका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए उस मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जो रीस्टोरिंग फोर्स उस डिस्टर्ब पार्टिकल को वापस इक्विलिब्रियम में ले आता है। ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। हम क्या समझते थे अभी तक? इलास्टिसिटी को तुम क्या समझते हो? कि रबर है, रबर को खींचेंगे, छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा, यही इलास्टिसिटी है। ये दिखता भी है, चलो खींचे, डिस्टर्ब किए, उस छोड़े तो वापस क्यों आ गया? क्योंकि उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, वापस ले आया। तो ये दिखता है तो बड़ा मजा आ रहा है रबर को इलास्टिक करने में, लेकिन हम कहें कि स्टील जो है सबसे ज्यादा इलास्टिक है। रबर से भी ज्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील। स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है। अब सवाल उठता है कि जब रबर से भी ज्यादा इलास्टिक है स्टील, तो ये तो दिख नहीं रहा, रबर को दिखते हैं, रबर हमको महसूस होता है, लेकिन ये स्टील हमको महसूस नहीं होता है। ठीक है, अब बताइए तो कैसे, ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि स्टील के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स स्ट्रांगली डेवलप होता होगा। केवल दिखेगा कि हाँ ये बैलेंस, रबर में खींच दिए आ गया वापस, तो दिखता है तो हमको लगता है कि इलास्टिक है, लेकिन इस टेबल पे हम कोई बुक रख देंगे, जैसे बुक रखा हुआ इस टेबल पे, तो ये भी तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगाया, यहां भी इलास्टिसिटी है। तो हर एक मटेरियल के अंदर कौन लड़का है जी पीछे? वैसे क्या तुम बैठा है? बेहुदा कहीं का, रोज समझाते हैं तब भी सबको लक्षण नहीं सही हो रहा है। क्या बोल रहे थे? हां, कि हर एक मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टी है, कम या ज्यादा। ठीक है ना? ऐसा कोई बॉडी नहीं है कि जो प्योर प्लास्टिक हो। प्योर प्लास्टिक मतलब उसको कितना डिस्टर्ब करो, उसके अंदर कोई रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा। ऐसा कोई मटेरियल, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल नहीं होता है, और आइडियल इलास्टिक भी नहीं होता है। सब के अंदर कम या ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा। तो लिखेंगे पहले इलास्टिसिटी क्या है, एक लाइन लिखिए। when load is applied on a body, when load is applied on a body, when load is applied on a body, then the particles of body, then the particles of body disturbed from its equilibrium position, disturbed from its equilibrium position, from its equilibrium position। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, disturbed from its equilibrium position। So a restoring force developed, so a restoring force developed in the material of body, in the material of body, in the material of body, which balance the particle
and maintain its equilibrium again, and maintain its equilibrium again. ठीक है, again. This property of material is called elasticity. This property of material is called elasticity. ठीक है ना? तो इसी ये एक्चुअल तरी बात है इलास्टिसिटी का, लेकिन आप 9th या 10th क्लास में इलास्टिसिटी के बारे में पढ़े होंगे, शायद 9th क्लास में, तो है, पढ़ो तो कुछ नहीं पढ़ोगे तो उसका क्या उपाय है? होगा ना भाई सिलेबस में। तुम नहीं पढ़े इसका मतलब क्या पढ़ना नहीं है? तो उसमें क्या था कि अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं और वो वापस अपने पूर्वावस्था में आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं, और ये रबर को खींच के छोड़ने में पक्का पता चल जाता है। तो हमको लगता है कि इलास्टिक मतलब रबर है ना, लोग तो रबर कहना भी छोड़ दिया, इलास्टिक कहने लगा। बहुत लोग नहीं बोलता है कि पैजामा में इलास्टिक लगा हुआ है, बोलता है कि नहीं बोलता है लोग? इलास्टिक पैंट है ना, तो वही बात है। तो लेकिन रबर से ज्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील। रबर से ज्यादा इलास्टिक, ठीक है ना। एक टीचर हमसे ऐसे ही बोल रहा था, हम लोग ऐसे ही, हो सकता मजाक कर रहा हो, एक्चुअल घटना ना हो, ऐसी मजाक में बोल रहा हो। वो बोला कि हम इनऑर्गेनिक का टीचर था, बोला कि हम डेमो दे रहे थे तो हमको सामने वाला पूछा कि रबर से स्टील ज्यादा इलास्टिक है, तो पैजामा का नारा फिर स्टील का क्यों नहीं लगाते हैं? तो बोला कि हम जवाब दिए उसको कि अगर स्टील का लगाएंगे तो बाथरूम लगेगा तो खोलने में दिक्कत होगा। वही बात, जैसा सवाल वैसा जवाब दिया। देखो खैर, अब इसमें हम लोग बात करें इलास्टिसिटी को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स है जो हमको डिस्कस करना है। जैसे एक टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? वैसे बड़ा कॉमन वर्ड है, हर कोई स्ट्रेस वर्ड का यूज करता है कि पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, लोड। स्ट्रेस का मतलब क्या है? तो ये अलग अलग तरीके से डिफाइंड होगा। स्ट्रेस कई प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, अलग अलग है। कैसे डिफाइन करेंगे वो पहले समझो। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, एक बॉडी हम ले लिए और इस बॉडी को लोड अप्लाई कर रहे हैं, इस बॉडी पे किसी भी तरह का लोड, जैसे इसको चारों तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं, इसको चारों तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये अपने ऊपर लोड महसूस करेगा। अब कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए इसका, कोई एक क्रॉस सेक्शन, जैसे सपोज करो एक क्रॉस सेक्शन हम ऐसे ले लिए कि ए और ए डैश एक क्रॉस सेक्शन है, तो यहां पे जितना पार्टिकल्स होगा, ये क्रॉस सेक्शन हम कहीं भी ले सकते हैं, आर्बिट्ररी एक अपने हिसाब से ले लिए क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन पे लाइज होने वाला हर एक पार्टिकल का इक्विलिब्रियम क्या हो गया होगा? डिस्टर्ब हो गया होगा। चारों तरफ से खींच रहा है तो सब डिस्टर्ब हो गया, तो डिस्टर्ब हुआ तो इस क्रॉस सेक्शन पे रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, है ना। हम इस क्रॉस सेक्शन को अलग करके दिखाते हैं, देखो ऐसे, ये था क्रॉस सेक्शन। मान लो इस क्रॉस सेक्शन पे रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ Fr, है ना। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा Frn और एक कंपोनेंट इसके एलोंग होगा Fr टेंजेंशियल, यानी एलोंग वाले को Frt किए और परपेंडिकुलर वाले को Frn किए, यानी नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट।
तो रिस्टोरिंग फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट है बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। और टेंजेंशियल फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया को बोलते हैं टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? तो अगर मोटा मोटी पहले स्ट्रेस को डिफाइन करना हो, उसको बाद में बात करते हैं, पहले रुक जाओ। मोटा मोटी अगर हमको स्ट्रेस को डिफाइन करना तो क्या बोलेंगे कि अगर किसी बॉडी पे लोड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो पर यूनिट एरिया जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, पहले एक लाइन स्ट्रेस के बारे में लिखा जाए, फिर फिगर बनाइएगा। लिखो, when load is applied on a body, when load is applied on a body, load is applied on a body, then restoring force developed, then restoring force developed, restoring force developed, developed in it, restoring force developed in it। ठीक है ना? restoring force developed in it, the restoring force per unit area, the restoring force per unit area, restoring force per unit area is called stress, is called stress। अब इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके मत लिखो, ऐसे लिखो, ये हो गया ना? अब फिगर बनाओ, पहले फिगर बनाओ, ये लिखो consider a cross sectional area AA dash, consider a cross section of body, consider a cross section of body AA dash है ना, AA dash on which restoring force developed is FR, restoring force developed is FR, developed is FR, है ना, FR। उसी में पैराग्राफ चेंज अब लिखो, the component of restoring force, the component of restoring force, the component of restoring force perpendicular to cross section, perpendicular to cross section, perpendicular to cross section per unit cross sectional area, per unit cross sectional area, per unit cross sectional area is called normal stress, normal stress, नॉर्मल स्ट्रेस या इसी का दूसरा नाम है और लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ध्यान दो जी, नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है ना? एक स्ट्रेस हो गया, उसी में लिखेंगे while the component of restoring force, while the component of restoring force per unit cross sectional area, per unit cross sectional area is called टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस।
टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, मिटा दे, टेंजेंशियल और शियरिंग मिटा दिए, तब भी लिख लेते हैं इधर। यानी अब देखो, नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये क्या होता है? फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट बाय एरिया, बोलो जी। और टेंजेंशियल, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट बाय एरिया। सही है ना? बोलो तो लिखो, और क्या। तो ये एक तरह का स्ट्रेस हो गया, ये दूसरे तरह का स्ट्रेस हो गया, और तीसरे तरह का स्ट्रेस हम लोग लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ये क्या होता है? बोलो। जैसे समझिएगा ध्यान से, कोई बॉडी है, ये एक बॉल ले लिए, इस पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है इसके, है ना? चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, माने ऐसा फोर्स लग रहा है कि इसके शेप में कोई चेंज, साइज बदल जाए लेकिन शेप जैसा का तैसा रहे। सोचिए, तो अगर किसी बॉडी के अराउंड, किसी बॉडी के अराउंड यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहे हैं अराउंड द बॉडी, और फोर्स उस बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे स्ट्रेस जब भी बोलते हैं तो हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ये बाहर से फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर भी तो फोर्स डेवलप होगा ना, और वो अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो बाहर जो लगाएगा उसके बराबर ही होगा हमेशा, क्योंकि बैलेंस करना है। तो अगर हम F बाई ए भी लिख देंगे तो हमको गलत। जैसे हम ये बोलेंगे, एक्चुअल अगर बोलना है तो, कि अगर किसी बॉडी पर इस तरह से लोड अप्लाई कर रहे हैं कि लोड उस बॉडी के अराउंड यूनिफॉर्मली फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में ठीक सरफेस के परपेंडिकुलर ही उल्टा डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है। तो यहां जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप भी होगा वो किसके बराबर होगा? F के ही बराबर होगा, बोलो ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो अगर डायरेक्ट हम ये भी बोल रहे हैं कि चारों तरफ से यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया क्या कहलाएगा? लिखो इसी बात को, देखो, इफ फोर्स एक्ट्स यूनिफॉर्मली, if force acts uniformly around the body, if force acts uniformly around the body, acts uniformly around the body, such that force is perpendicular to the surface of body,
such that force is perpendicular to surface of body, then the force per unit surface area, then the force per unit surface area is called volumetric stress, is called volumetric stress. Force per unit area is called volumetric stress. सेम है, बिल्कुल सही बात बोले आप, अभी वही पे आ रहे हैं, नीचे लिखेंगे इसी बात को, यही बोलना ही चाह रहे थे हम। तो अभी तक जो हम प्रेशर पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर भी कहना ठीक नहीं होगा, उसको बोलो एक्सेस प्रेशर। प्रेशर तो हर जगह है। क्या हम इस पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इस बेंच पे, तो यहां पे प्रेशर नहीं है, हम अलग से लगा दिए तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर हुआ, वो क्या है, उसको हम बोलेंगे एक्सेस प्रेशर, यानी चेंज इन प्रेशर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही चेंज इन प्रेशर है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही एक्सेस प्रेशर है। क्या समझे, नीचे लिखो इसी बात को। द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, the volumetric stress is also called excess pressure, ठीक है ना। तो अब यहां देखो, यानी यहां पर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोले, स्ट्रेस बोले या चेंज इन प्रेशर बोले या चेंज इन प्रेशर बोले, ये क्या हो जाएगा, F/A हो जाएगा। यार बोलो ना, बाहर किसी को एसी तो चला दे, क्या नहीं चला रहा है, लाइट कटा हुआ है क्या, तो बोलो ना, किसी को बुलाओ ना, क्या नहीं चल रहा है, ऑन यहां ना है, ये इसमें लाइट जा रहा है, बाहर से ऑफ होगा कहीं, बोलो जाके बोलो ना, ठीक है। अरे सोच क्या रहा है जी, गया हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकाल सकते हैं। मिटा दें, नेक्स्ट में देखो, अब हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेन का। स्ट्रेन, ये स्ट्रेन क्या है, चलिए बात नहीं, इधर ध्यान दो। किसी बॉडी पे स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी होगा। स्ट्रेन क्या होता है, खिंचाव, मतलब अगर किसी बॉडी का शेप और साइज को जबरदस्ती बदल दिया जाए तो चेंज इन साइज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज, जो उसका नेचुरल साइज था, को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। जैसे लोड अप्लाई करने से क्या होगा, लोड अप्लाई करेंगे तो, जब लोड अप्लाई करेंगे तो उसका शेप साइज बिगड़ सकता है किसी बॉडी का, तो शेप साइज बिगड़ेगा तो लेंथ में, साइज में चेंज होगा। तो चेंज इन साइज पर यूनिट नेचुरल साइज को क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे इस बात को कि व्हेन load is applied, then size of, देखो, when load is applied, then size of material body changes, size of material body changes, ठीक है, changes, the change in size
per unit, the change in size per unit, natural size, per unit natural size is called strain, is called strain. तो जैसे स्ट्रेस 3 तरह का हुआ वैसे ही स्ट्रेन भी 3 तरह का होगा. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पे आते हैं. टाइप्स ऑफ स्ट्रेन अलग अलग है. एक में हम लोग बात करेंगे नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ये क्या है भाई? नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. जैसे सोचो, एक इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं. एक रॉड है, इसका लंबाई L है. लंबाई क्या है? अब इसको पकड़ के खींच दिए. इधर भी F फोर्स लगाए, इधर भी, तो लंबाई बदल जाएगा. और इसमें ऐसी चल कैन रहा है. लंबाई L प्लस डेल्टा L हुआ ना जी? L प्लस डेल्टा L, लंबाई बदल गया. तो स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन करते हैं. स्ट्रेन होता है, माने नॉर्मल स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं. नॉर्मल स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ बाई नेचुरल लेंथ. तो लेंथ में चेंज हुआ डेल्टा L का, और नेचुरल लेंथ क्या था? क्या है? L प्लस डेल्टा L क्यों नहीं है? L प्लस डेल्टा L, सॉरी L बाई L. माने नेचुरल लेंथ का मतलब हुआ जिस लेंथ पर वो रहना चाहे. माने अब ये डेल्टा L खींच दिए तो फोर्स लगाए तब ना. बिना फोर्स का वो किस लेंथ पे रहना चाहता है? L पे. इनिशियल फाइनल के फेरा में नहीं रहना है. ये इनिशियल फाइनल नहीं है, यही तो समझना है. ये इनिशियल फाइनल नहीं है. जैसे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? खड़ा हो. एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण देंगे तब समझोगे. हाँ, आदित्य नाम है इसका. आदित्य का अभी तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताओ. डेट ऑफ बर्थ बताओ. 11 जून है, माने 6 ना. 2009. ठीक है. अब ये बैठो. अब ये क्या है कि हर साल मिडनाइट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है. केक काटता है और अपना हाइट मेजर करता है कि इस साल कितना हुए. तो जब ये मान लो अभी 24 और बीता है, 24 बीता है, तो 2 साल 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स लेते हैं, 23 और 24. तो 2023 में ये कितने साल का था? 14 साल का. हाँ, 974. ठीक है. तो जब ये 14th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, 14th बर्थडे जब ये सेलिब्रेट कर रहा है अपना, तो ये अपना हाइट मेजर किया ठीक रात के 12 बजे एट मिडनाइट. तो इसको अपना हाइट पता चला 5 फीट 2 इंच मान लो, सपोज करो. अब फिर अगले साल जब 2024 में ये अपना 15th बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो इसका हाइट है 5 फीट 3 इंच. सॉरी 5 फीट ना, 5 फीट 3 इंच.
ठीक है, 1 इंच बढ़ गया। तो अब ये बताओ, अगर हम पूछें कि चलो भाई आदित्य में 23 से 24 तक में कितना स्ट्रेन आया, 1 इंच। तो स्ट्रेन आया 1 इंच, तो ठीक है, भाग कितना से दें? 5 फीट 2 इंच की 5 फीट 3 इंच से क्या है? ये नेचुरल है, आई तुमको जबरदस्ती बढ़ाया गया है, ये नेचुरल नहीं है। अरे 5 फीट 2 इंच नेचुरल है, तो 5 फीट 3 इंच नेचुरल नहीं है। जब तुम पैदा लिए और तुम्हारा 1.5 फीट या 2 फीट तुम्हारा हाइट था, वो नेचुरल नहीं था। हर बर्थडे पर जो हाइट है क्या नेचुरल नहीं है? हर बर्थडे पर आपका जो हाइट है वो नेचुरल है, वो नेचुरल ग्रोथ है। तो जब नेचुरल ग्रोथ होगा तो कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। हाइट में बढ़ने से स्ट्रेन नहीं आता है। यहां हमको स्ट्रेन, ये जो लिखेंगे कुछ भी वो गलत है। 5 फीट 3 इंच या 2 इंच कुछ भी लिखेंगे सब गलत है। ये स्ट्रेन यहां क्या हुआ? 0। ये हम समझाना चाह रहे हैं कि लेंथ में बदलाव की वजह से स्ट्रेन नहीं आता है। नेचुरल लेंथ अगर ऑप्ट नहीं हो पा रहा है तो स्ट्रेन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए तुम अपने 14th बर्थडे पर जो तुम अपना हाइट मेजर कर रहे थे, तो 5 फीट 2 इंच का ही एक बॉक्स बनवा के और तुमको उसमें फिक्स कर दिया जाता कि अब तुमको बढ़ने ही नहीं देंगे। सपोज करो एक सिचुएशन कि 5 फीट 2 इंच के बॉक्स में फिट कर दिया गया 1 साल तक के लिए, और 1 साल बाद तुम्हारा हाइट होना चाहिए था 5 फीट 3 इंच, लेकिन रह गया 5 फीट 2 ही इंच। तो उस केस में स्ट्रेन आ गया। आपका हाइट नहीं बढ़ा, इस वजह से स्ट्रेन आया। बढ़ने नहीं दिया, वो बढ़ना चाह रहा है, नेचुरल ग्रोथ था। तो 5 फीट 3 इंच होना चाहिए था, रह गया 5 फीट 2 इंच, तो 1 इंच का चेंज हुआ और डिवाइडेड बाय जो होना चाहिए था 5 फीट 3 इंच, उस केस में स्ट्रेन हो जाएगा 1 इंच बाई 5 फीट 3 इंच। बात समझे? तो कभी भी जब डेल्टा एल बाई एल करते हैं ना, तो वो इनिशियल नहीं लेते हैं। इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, वो लेते हैं नेचुरल। ये सबसे बड़ा जो मिस्टेक है, जो सारा दुनिया में बहुत सारा लोग गलत पढ़ाता है, अलग बात है। याद रखना इस बात को, चेंज इन लेंथ बाई नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। जैसे सबसे इसका ज्वलंत उदाहरण बताते हैं, पहले ये नोट करो, तो ये वाला, ये मत वो नोट कर लेना, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए बताए। जैसे अभी कहां सबसे ज्यादा गलती तुम लोग करते हो? अभी सब पढ़ा है, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है सब हिट में। मेरा वीडियो भी देख लेना, थर्मल एक्सपेंशन का पढ़ा हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन का है वीडियो, खैर है वीडियो है, देख लेना। ये रॉड है, इसका लेंथ है L1 एट टेम्परेचर T1, ठीक है, और इसका लेंथ हो गया L2, इसका लेंथ हो गया L2 एट टेम्परेचर T2। अब हम पूछें स्ट्रेन बताओ, स्ट्रेन बताओ, चेंज इन लेंथ भाई कितना? जैसे स्ट्रेन जो हम लोग लिखेंगे तो L2 माइनस L1 बाई L1। क्या है L1? ये भी गलत है, यहां भी स्ट्रेन 0 है। फोर्स नहीं लगेगा वो तो ठीक है, हाँ फोर्स वो तो ऐसे बात है ही। हम क्या बोले, स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे का पूरक है। जब स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी होगा, और जब स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेन भी नहीं होगा। T1 टेम्परेचर पे L1 इसका नेचुरल लेंथ है, और जब टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिए तो L2 उसका नेचुरल लेंथ हो गया। हर एक टेम्परेचर का अपना नेचुरल लेंथ होता है, हर एक टेम्परेचर के लिए एक अपना नेचुरल लेंथ है, वो नेचुरल लेंथ पे है। हां, दिक्कत कहां होगा? ये दिक्कत तब होगा जब इसको L1 लेंथ पे रख के, समझिएगा ध्यान से, इसको L1 लेंथ पे है, ये सुनो जी, ये L1 लेंथ पे है, इसको क्या किए, इसको क्लैंप कर दिए कि बढ़ने ही नहीं देंगे कुछ भी हो जाए।
बढ़ने नहीं देंगे इसको, लेंथ L1 पे फिक्स कर दिए और इसको गर्म किए कहां से कहां तक, T1 टू T2, टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ा दिए, तो अब स्ट्रेन आ गया, इसको क्या आया भाई, जब T1 से, सुन लो पहले पूरा बात सुनो, T1 से जब T2 बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो लेंथ होना चाहिए L1 से L2, लेकिन लेंथ रह गया L1 ही, होना चाहिए था L2, रह गया L1, तो चेंज कितना का आया। अच्छा यहां हम मॉड लेते हैं, ऊपर में जो हम डेल्टा लिए ये मॉड है, माइनस नहीं लेना है, बढ़े घटे हमको हमेशा चेंज का मॉड लेना है, और नीचे में अब L2 लेंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर T2 हो चुका है तो इसका नेचुरल लेंथ L2 हो चुका है, तो L2 होना चाहिए था, हुआ नहीं, ये स्ट्रेन हुआ। बात समझ गए, जबकि पता क्या चलेगा, अरे लेंथ तो बदला ही नहीं था, स्ट्रेन कहां से आया। ये एकदम नहीं सोचना है कि लेंथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, लेंथ बदलना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचुरल लेंथ में रहना इंपॉर्टेंट है। अगर नेचुरल लेंथ में कोई नहीं रह पा रहा है तब उसके अंदर स्ट्रेन आ गया। बात समझ गए, याद रहेगा। तो पहले ये लिखो नॉर्मल स्ट्रेन, इतना बात, ये सब तो ना थर्मल एक्सपेंशन का पार्ट है, ठीक है। तो पहला हम लोग बात किए नॉर्मल स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ बाय नेचुरल लेंथ। अब हम बात करेंगे दूसरा है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेन। आगे देखो, इधर देखो, अब टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेन। एक्चुअली होता क्या है कि जब सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स लगे, जैसे ये कोई सरफेस है, बेसिकली लिक्विड में ये ज्यादा समझ में आता है, लिक्विड सरफेस में, सॉरी लिक्विड जब रहता है तब, ये कोई सरफेस है, यहां पे उसको रिजिड कर दिए और यहां पर फोर्स लगा दिए F, ऐसे फोर्स F लग रहा है, ठीक है ना। तो इस फोर्स के कारण ये ऐसा रहता है कि चेंज हो जाएगा थोड़ा, ये कुछ इस तरह से मुड़ जाता है, थीटा एंगल से क्या हुआ है, मुड़ गया। तो इसका फ्री एंड, इसका जो फ्री एंड है मान लो X से डिस्प्लेस हुआ, और जहां पर फोर्स लग रहा है उसका रिजिड एंड से दूरी है L, तो हम लोग टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं बराबर X बाई L, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड अब बाई क्लैम्प्ड यानी रिजिड एंड से उसका दूरी X बाई L। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना के बराबर हो गया, तो ये tan थीटा के बराबर हुआ, लेकिन ये बहुत कम होता है ना, बहुत थोड़ा होता है, तो थीटा बहुत छोटा हो गया, तो इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो शेयरिंग स्ट्रेन मतलब थीटा, मतलब ये जितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा वही उसका क्या हुआ, शेयरिंग स्ट्रेन हुआ। बेसिकली इसका यूज कहां होता है, फ्लूइड में, जहां पर हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक पे क्या होता है, ब्रेक फ्लूइड डलता है, और जब ब्रेक मारते हैं तो वो फ्लूइड के ऊपर ऐसा शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, ऐसे फोर्स लगता है तो शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप होता है, ऐसा कुछ शेप हो जाता है फ्लूइड का, इस तरह का शेप बन जाता है, ठीक है ना। हो गया, आगे देखो, नीचे लिखो एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें, जहां पर शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप होगा वहां पर शेप बदल गया, बॉडी का शेप बदलता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है,
देखिए ऐसे से ऐसे हो गया, लेकिन जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम, इस बात को लिखिए, ड्यू टू शेयरिंग स्ट्रेन, नोट करके लिखो इस बात को, नोट करके लिखो, ड्यू टू शेयरिंग स्ट्रेन shape of body changes, shape of body changes, but shape of body changes, but volume remains, volume remains same, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ठीक है ना? तो जहां शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप होगा वहां वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये क्या है भाई? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? तो देखो, जैसे यही कहानी कहता है सब कुछ, ये फोर्स लग रहा है, इस तरह से चारों तरफ से फोर्स लगा दिया, नहीं सोचो तो इस बार क्या होगा? इसका वॉल्यूम बदल जाएगा ना, इसका वॉल्यूम दब के इतना हो गया, वॉल्यूम दब के, तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट नेचुरल वॉल्यूम, माने जब कोई लोड नहीं था तब का वॉल्यूम जो था वो नेचुरल हो गया। तो लिखेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्म लोड, ड्यू टू यूनिफॉर्म लोड ऑन ए बॉडी इट्स वॉल्यूम चेंजेस, uniform load on a body its volume changes, volume changes, the change in volume, the change in volume per unit, the change in volume per unit, per unit, per unit natural volume, per unit natural volume is called volumetric strain, is called volumetric strain। ठीक बात है? अब ये बताओ, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बाई डेल्टा वी बाई वी। सही है? बात समझ गए? तो तीन प्रकार का स्ट्रेस और तीन प्रकार का स्ट्रेन हम लोग सीखे। बहुत छोटा चैप्टर है, एक दिन और लगेगा, मुश्किल से एक क्लास और इसके बाद। लेकिन ये सब छोटा छोटा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल सवाल आता है और सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, सवाल जब तक हम नहीं पढ़े रहते हैं लगता है कि बहुत भारी है, जब तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं वो भारी है हमारे लिए, लेकिन उसको अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो वही आसान है। जैसे हम जो आज डीपीपी डिस्कस किए उसका सवाल सब ऐसे सोचोगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ वो, समझ गया ना? मैंने हम अपने टाइम से कंपेयर करें, अगर हम अपने टाइम में ऐसे सवाल सोचते भी नहीं थे कि बना पाएंगे जब हम तैयारी करते थे, क्योंकि ये सब लेवल ही नहीं था पढ़ने का उस समय। आज हम वो सवाल करा पा रहे हैं, उसका तरीका है तुरंत हो जा रहा है, तभी ना करा पा रहे हैं। यही तरीका बात है। अब आगे देखिए, एक लॉ पढ़ेंगे, HOOKES, हुक्स लॉ, नाम सुना है? हुक का नियम, हुक्स लॉ। हुक का नियम यह है, सुनो, जैसे हम ये बोले
कि किसी बॉडी पे स्ट्रेस देंगे तो स्ट्रेन भी आएगा। तो हुक इसी बात को स्पेसिफाई कर दिया। हुक का कहना था कि एक लिमिट तक ऐसे कहें कि लोड के एक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है। ये नहीं कि जितना मर्जी उतना लोड लगा दो, माने लोड के सर्टेन वैल्यू तक, सर्टेन लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिखते हैं इसी बात को, द लॉ स्टेट्स अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ लोड यानी स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस बराबर ई इंटू स्ट्रेन है ना, यानी ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। जहां ई को बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये फर्दर 3 तरह का है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फर्दर क्या क्या? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 3 तरह का है। जैसे स्ट्रेस 3 तरह का, तो स्ट्रेन 3 तरह का, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरह का। तब ना स्ट्रेस और स्ट्रेन के अलग अलग वैल्यू के लिए ई बदलता रहेगा। लिखो नीचे, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आइए, नहीं लिखे थे? कौन नहीं लिखा जी? जल्दी फटाफट लिखो। हो गया? देखो आगे। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1 में। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई, सॉरी वाई, क्या है ये? वाई है। दूसरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बी है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी है ये। और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी ईटा। ये 3 तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो एक एक करके हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ठीक है। तो एक में अगर हम लोग बात करें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी वाई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी वाई, ठीक है। देखो क्या होता है, वाई को हम लोग डिफाइन करते हैं नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एक बॉडी है, इसका लेंथ L है। अब इस पर क्या किए, फोर्स लगा दिए F, और F फोर्स लगाने से इसकी लंबाई हो गई L प्लस डेल्टा L। तो Y बराबर हो गया, फोर्स कितना लगाए, अच्छा ये इसका हम लोग अगर बात करें A मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड। तो स्ट्रेस कितना हुआ, जितना फोर्स लगाए हैं उतना ही रिस्टोरिंग भी डेवलप होगा, और ये फोर्स क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। ये फोर्स क्या है, तो F बाई ए स्ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ। अरे जब नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाई डेल्टा L अपॉन L, सही है ना। अगर इसको सॉल्व कर दें एक तरफ, यानी y इज इक्वल टू FL अपॉन ए डेल्टा L, है ना, और डेल्टा L आ गया FL अपॉन ए वाई, यानी चेंज इन लेंथ निकालने का फॉर्मूला आ गया अपने। अगर किसी बॉडी पे F फोर्स लग रहा है और उसको खींच रहे हैं, तो उसके लंबाई में चेंज कितना होगा, F L A Y। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, Y क्या है, यंग्स मॉडुलस, लिखिए, और इसी पे सवाल बनेगा। और क्या, फॉर्मूला आ गया तो क्या सवाल बना इस पर। सही है। नेक्स्ट में देखो, ये हो गया, आगे देखो, एक सवाल कर रहे हैं अपना, इधर एक फोर्स लगा रहे हैं, एक रॉड है, इस पर 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है जी, और यहां पर उसको पकड़ के हिंज कर दिए इस जगह। लिखो, a rod is clamped at one end, a rod is clamped at one end, clamped at one end, and other end is pulled by, and other end is pulled by other end is pulled by a force of कितना, 500 न्यूटन, ठीक है ना। if cross sectional area of rod
is 10 millimeter square, 10 mm square, and Young's modulus y is equal to 2 into 10 to the power 11, y is equal to दिया हुआ जी 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Then calculate the change in length of rod. Change in length. तो डेल्टा एल कितना डेल्टा एल आ गया एफ एल अपॉन ए वाई. बोलो जी फोर्स कितना लग रहा है? कहोगे इसी एंड पे केवल लग रहा है, इस एंड पे तो लग नहीं रहा है. तो इस एंड पे अगर 500 लग रहा है तो यहां पे अपने आप 500 लग गया, नहीं लग गया? अरे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना इसका, इधर 500 लगेगा क्योंकि ये भी तो खींचा रहा है. 500 बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -6 mm स्क्वायर था, और इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 11. बोलो सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा. लिखिए इंटू लेंथ छूट गया 4, इतना मीटर. नहीं आ जाएगा? लिखो यहां पे लग रहा है 500 न्यूटन का फोर्स, और यहां पे लग रहा है 200 न्यूटन का फोर्स. समझ गए? इसका लेंथ है 3 मीटर और इसका लेंथ है L2 बराबर 2 मीटर. ये रॉड 1 है और ये रॉड 2 है. लिखो इसका यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका यंग्स मॉडुलस है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लिखो इन गिवन अरेंजमेंट the cross sectional area of rod 1 and 2 is RRR 4 mm square and 3 mm स्क्वायर. ये दिया हुआ है 3 mm स्क्वायर. ठीक है. फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन. फाइंड द टोटल चेंज इन लेंथ. फाइंड द टोटल चेंज इन लेंथ फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रॉड. अरे फिगर हम मिटा दी. देखो यहां देखो क्या करेंगे. इस तरह के सवाल में करेंगे क्या, जैसे एक अलग रॉड है, ये अलग अलग बनाओ दोनों को. ये दूसरा रॉड है, ये दूसरा रॉड है. ये इस पर भी फोर्स लग रहा है. ये 2 है, ये 1 है जी. क्या लिख रहे हैं? ये 1 है और ये 2 है. यहां पे कितना लग रहा है? यहां पर 500 ही लगेगा. 500 लग रहा है ना,
तो इधर अपने आप 500 डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आपको ये कैसे, यहां तो 200 है, तो 200 है तो यहां लगा देते हैं 700। 700 लगा तो क्या दिक्कत है, 200 हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई यहां उस पर अगर 500 डेवलप हुआ है तो यहां अपने आप 500 डेवलप होगा, तभी नहीं रेस्ट में रहेगा। रॉड रेस्ट में है तो जितना इधर लगाए उतना इधर अपने आप डेवलप हो गया। लेकिन यहां पर नेट 200 है, इसका मतलब यहां पर 700 आएगा, तब जाके ये 500 और 700 200 बचेगा। और यहां अगर 700 है तो यहां भी 700 होगा। अब इसमें डेल्टा L1 और इसमें डेल्टा L2, सही। चलिए डेल्टा L1 कितना, 700 इंटू यहां पर 4 700, लेंथ कितना 3 बाई AY, ए क्या है भाई 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू वाई है 2 इंटू 10 टू दी पावर 11। बोलो डेल्टा L2 कितना है 500 इंटू लेंथ क्या है 2 बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर -6, और इसके लिए यंग्स मॉडुलस क्या था 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11। ये दोनों निकल गया जी, बोलो। तो जब ये निकल गया तो फिर डेल्टा L कितना आ गया दोनों का नेट, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 चूंकि एक साथ बंधा हुआ है ना, ये डेल्टा L1 इलोंगेट हुआ, ये डेल्टा L2 इलोंगेट हुआ, तो कुल इलोंगेशन कितना होगी, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए। तो खैर इस पर हम लोग सवाल अगले क्लास में करेंगे, और तब इस पर और बात होगा, एक क्लास और चलेगा ये, तब जाके इलास्टिसिटी समाप्त होगा। अभी DPP 5 बना के आना है सबको। कौन सा, हाँ फ्लूइड डायनामिक्स का DPP है, बना के आइए। ओके।